गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। पीछे हमने 2 क्लासों के अंदर रसायन विज्ञान विषय के अंतर्गत कार्बन टॉपिक का अध्ययन किया है। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको यूँ लगता हो कि कम हो ज़्यादा हो। भाई जो बच्चे आज शुरुआत कर रहे हैं सब्जेक्ट पढ़ने की, उन्हें ये लगता होगा कि ये तो सर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है उन्हें ये लगता होगा कि ये बहुत कम है। तो उनके लिए मैं एक बात बता देता हूँ कि रीट लेवल तक, यानी कि उसमें चाहे राजस्थान पुलिस हो, उसमें चाहे डी ग्रुप हो, और वो चाहे आपका रीट का एग्ज़ाम हो, उनमें जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो 10th बेस तक रहता है। और 10th बेस तक की जितनी भी केमिस्ट्री है वो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो हमारा कार्बन टॉपिक चल रहा है, और कार्बन टॉपिक के अंतर्गत हमने हीरे के बारे में पढ़ लिया है और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ लिया है। हीरे के बारे में हमने उसका कठोरपन होना, यानी कि उसका अत्यधिक कठोर होना, और उसकी संयोजकता के बारे में, या फिर यूँ कहें कि सहसंयोजक बंधों के बारे में हमने पढ़ लिया है। चालकता, कुचालकता, वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। वो सारी हमने ग्रेफाइट की भी देख ली हैं। और जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था कि पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि प्रत्येक टॉपिक के नीचे आप 1-2 लाइनें छोड़ते चलिए, ताकि जैसे ही हमारे कोई बात याद आए या फिर कोई मान लो नया क्वेश्चन आए तो उसे हम ऐड कर सकें, ताकि बाद में हमारे रजिस्टर के अंदर काटा छांटी न हो। मैं ये चाहता हूँ कि आपको दोबारा केमिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। तो हम इतना यहाँ पे क्लियर करेंगे कि आपको किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, केमिस्ट्री के लिए आपको फिर से कोचिंग में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए उससे आगे हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले, ग्रेफाइट से आगे चलने से पहले मैं आपको 1-2 बातें बता देता हूँ। जैसे हीरे के बारे में हमने पढ़ा था और ग्रेफाइट के बारे में भी हमने पढ़ा था। अब ये जो हीरा होता है, हीरा और ग्रेफाइट, हीरे की अगर आपको पूछी जाए कि इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, और अगर ये पूछ लिया जाए कि इस ग्रेफाइट की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो हीरे की प्रवृत्ति होती है विषमदैशिक। कैसी प्रवृत्ति होती है? विषमदैशिक। और ग्रेफाइट की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? वो होती है आपकी समदैशिक। तो ये बात आप कल वाले में ऐड कर लेना। और एक छोटी सी बात और भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरे साथ साथ एनसीईआरटी की बुक से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप मेरे साथ बुक्स को पढ़ोगे तो आपके टॉपिक ज़्यादा समझ में आएगा। पहले ये पढ़ो, उसके बाद साथ साथ में आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल अभी है नहीं कि मैं आपको इतने सारे क्वेश्चंस लिखूं और उन क्वेश्चंस के आपको आंसर बताऊं। पहले मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, हो सकता है सारा सिलेबस होने के बाद मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा दूं, लेकिन जब तक हमारा सिलेबस नहीं होता तब तक मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करवाऊँगा। तो अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो उससे पहले आपको टॉपिक की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जो भी आपके पास एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर आप हीरा पढ़ लो, ग्रेफाइट पढ़ लो, तो आपको लगेगा कि हाँ हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं। या फिर कोई भी आपके पास कोई क्वेश्चन की बुक पड़ी होगी और अदरवाइज कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है आपको, जो आपके पास है वही। तो हीरा और ग्रेफाइट आपको कहीं भी मिले उनमें आप पढ़ लो, तो आपको यूँ लगे कि हाँ हमारे उत्तर हो रहे हैं, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ओके। अच्छा, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि हीरा और ग्रेफाइट, इनका मैंने आपको एक विशिष्ट घनत्व बताया होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इनका क्या बताया था? विशिष्ट घनत्व बताया था। तो उनमें हीरे का जो विशिष्ट घनत्व होता है वो होता है 3.51, और ग्रेफाइट का जो विशिष्ट घनत्व होता है वो होता है 2.25। तो अगर कल पिछले वाले वीडियो में अगर ये इस जगह पे लिखा गया है तो इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना। ओके।
क्योंकि ग्रेफाइट का जो विशिष्ट घनत्व होता है वो होता है 2.25 और हीरे का जो विशिष्ट घनत्व होता है वो होता है 3.51। ओके, तो ये तो हुई पीछे वाली क्लास की बात। अब आइए फ्रेंड्स इससे आगे चलते हैं। हमने कार्बन के क्रिस्टलीय रूप में हीरा और ग्रेफाइट दो पढ़ लिए हैं और अब उससे जस्ट आगे जो तीसरा और अंतिम है वो है अपना क्या, फुलरीन। क्या है, फुलरीन। तो फुलरीन के अंतर्गत क्या है, कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूपों में जो तीसरा रूप आता है वो किसका आता है, फुलरीन का आता है। अब सबसे पहले आप ये देखोगे कि फुलरीन का खोजकर्ता कौन है, किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी। तो इसके खोजकर्ता एक नहीं है बल्कि इसके खोजकर्ता दो हैं। उनमें पहला खोजकर्ता जो है वो है आपका रिचर्ड स्मेली और इसका दूसरा जो खोजकर्ता है वो है हेराल्ड क्राटो। रिचर्ड स्मेली और हेराल्ड क्राटो नामक दो वैज्ञानिकों ने फुलरीन की खोज करी थी। अब आपने एक नाम सुन रखा होगा बंकमिस्टर फुलर का। तो मैं आपको बता दूं कि फुलरीन की जिस वैज्ञानिक ने संरचना दी थी उस संरचना को देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, उस वैज्ञानिक का नाम है बंकमिस्टर फुलर। क्या नाम है उसका, बंकमिस्टर फुलर। सन 1985 की बात है, ये अमेरिका का था बंकमिस्टर फुलर और संरचना दी थी इसने ये कहा कि एक गोल गुंबद के समान एक कार्बनिक संरचना होगी जिसमें 60, 70 या इससे अधिक कार्बन परमाणु हो सकते हैं। तो ऐसी अगर कोई भी संरचना आप देखोगे तो उस संरचना का नाम इसने क्या दे दिया, फुलरीन दे दिया। तो खोजकर्ता और संरचना, बेसिकली इसका खोजकर्ता नहीं पूछा जाता है। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो इसकी संरचना से संबंधित आता है कि फुलरीन की संरचना की खोज किसने करी थी। तो संरचना की खोज किसने करी थी, बंकमिस्टर फुलर नामक वैज्ञानिक ने करी थी। स्थान वगैरह नहीं पूछते साइंस के अंदर, क्योंकि ये कोई इतिहास नहीं है कि ये कहाँ का हुआ, ऐसा नहीं पूछते। ओके, इससे आगे चलते हैं। फुलरीन के कुछ एक अन्य नाम होते हैं, हमने इनके नाम निकाल रखे हैं। जैसे हमारे सबके घर पे एक एक दो दो नाम होते हैं, वैसे ही इस फुलरीन के भी एक दो अन्य नाम हैं। जैसे इसका जो अन्य नाम है वो है बंकी बॉल। क्या नाम है, बंकी बॉल। दूसरा इसका नाम जो है वो है शोकर बॉल। क्या नाम है, शोकर बॉल। शोकर बॉल यानी कि सूद से खेली जाने वाली बॉल, यानी कि फुटबॉल। इसकी जो संरचना है वो एक फुटबॉल के समान होती है। फुटबॉल तो आप सबने देखी होगी, फुटबॉल के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर बनी हुई होती हैं, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं और उन स्ट्रक्चर्स को अगर देखा जाए तो वो एक ठीक फुलरीन के समान प्रतीत होती हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बंकी बॉल कह दो, चाहे शोकर बॉल कह दो, चाहे आपका क्या कह दो, फुलरीन कह दो, एक ही बात है। ये तीनों ही इसके क्या होते हैं, अन्य नाम होते हैं। इससे आगे चलते हैं। फुलरीन के अंदर मैंने आपको पीछे अभी एक बात बोली थी कि इसमें 60, 70 या इससे क्या हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। 60, 70 या इससे अधिक, इससे अधिक कार्बन परमाणु से बनी हुई कोई भी संरचना जो एक गोल गुंबद के समान हो उसे हम क्या कह देते हैं, फुलरीन कह देते हैं। अब इसमें आप गौर करना, ये जो C60 आपको दिखाई दे रहा है, इधर लिख देता हूं C60। मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज है वो यही है, यहां से क्वेश्चन उठ के आता है। C60 जो होता है वो होता है सबसे स्थायी फुलरीन।
क्या होता है दोस्तों? सबसे स्थायी फुलरीन। सबसे स्थायी फुलरीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? आपका आंसर क्या होगा? 60 होती है। कितनी होती है? 60 होती है। इससे आगे चलते हैं। अब ये जो फुलरीन होता है, इसके ऊपर मैंने अभी अभी आपको एक बात बोली थी कि जिस प्रकार आप फुटबॉल को देखते हो कि इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, उसके ऊपर होती हैं, इस प्रकार की क्या होती हैं? संरचनाएं होती हैं। तो जब आप इसकी पूरी संरचना को देखोगे तो इसकी संरचना किसने दी थी? इसकी संरचना दी थी इस वैज्ञानिक ने। तो इस वैज्ञानिक यानी कि बंकमिस्टर फुलर नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि ये जो संरचनाएं हैं किसके ऊपर हैं? C60 के ऊपर हैं। और इन संरचनाओं की संख्या, संरचना तो टोटल क्या हो गई? 1 हो गई। लेकिन ये जो आपको षटकोणीय वलय दिखाई दे रही है, इसने इसको क्या कहा कि ये एक वलय है। क्या है? एक वलय है, एक रिंग है। एक क्या है? वलय है। इन वलयों की संख्या जब इन्होंने गिनी तो इन वलयों की संख्या कितनी थी? इन वलयों की संख्या थी 32। कितनी थी? 32 थी। अब इन 32 वलयों में भी इन्होंने और खोज करी। और खोज क्या करी इन्होंने? इस 32 वलयों में से इसने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। इसका जो पहला पार्ट था वो था षटकोणीय वलय। कौन सा था? षटकोणीय वलय। और इसका दूसरा जो पार्ट था वो कौन सा था? पंचकोणीय। यानी कि एक प्रकार की वलय वो थी जिसमें 6 कोण बन रहे थे, और एक प्रकार की वलय वो थी जिसमें एक में 6 थे, एक में क्या थे? 5 थे। तो षटकोणीय वलयों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 20 थी। कितनी थी? 20। अब 32 में से 20 घटाओ, कितनी बच गई? 12। तो 12 वलय कितने कोण वाली थी? कितने वाली थी? 5 कोण वाली थी। यानी कि 32 में से 20 वलय षटकोणीय, 32 में से 12 वलय पंचकोणीय। ओके, अब आगे चलिए। फुलरीन के अंतर्गत ये जो मेन बातें थी वो लगभग इतनी हैं। अब इसके उपयोग देख लेते हैं। उपयोग, इसका जो सबसे अच्छा उपयोग होता है वो होता है बॉल बियरिंग निर्माण में। कहाँ होता है? बॉल बियरिंग निर्माण में। और इसका दूसरा जो उपयोग होता है वो होता है, यानी कहने का मतलब क्या है? सुनो, दूसरा उपयोग एक टेक्निकल उपयोग है। हालांकि उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये उच्च ताप पर अति चालकता दर्शाती है। क्या दर्शाती है? उच्च ताप पर ये अति चालकता दर्शाती है। अब ये अति चालकता क्या होती है ये हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। ओके, अभी आप इतना ही ध्यान में रखो कि ये उच्च ताप पर अति चालकता दर्शाती है, जिसके कारण टेक्निकल रूप से इसका कई जगह पे उपयोग करते हैं। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें चीज़ है वो यही है, फुलरीन का उपयोग बॉल बियरिंग निर्माण में करते हैं। अच्छा, और क्या रह गया इसमें? एक इसमें रह गया आपकी बंद दूरी, जो कि प्रत्येक में होती है। हीरे में थी 1.54 एंगस्ट्रॉम, ग्रेफाइट में थी 1.41 एंगस्ट्रॉम। उसी प्रकार इसमें भी होगी। तो इसमें कितनी होगी? तो फुलरीन की बंद दूरी कितनी होती है? 1.40 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू आपको पता है, ये एक दूरी का मात्रक या लंबाई का मात्रक होता है 1.40 एंगस्ट्रॉम। तो मेरी तरफ से ये फुलरीन कंप्लीट। इससे आगे चलते हैं। इसी के साथ आप क्या देखते हो कि हमारा जो क्या कार्बन का क्रिस्टलीय वाला जो पार्ट है वो क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है।
अब शुरुआत में चलिए माइंड को थोड़ा रिवर्स कीजिए। हमने पीछे क्या पढ़ा है? हम शुरुआत में लेकर के क्या चले थे? शुरुआत में हम लेकर के चले थे कार्बन दो रूपों में होता है, एक होता है स्वतंत्र रूप, एक होता है यौगिक रूप। फिर हमने स्वतंत्र रूप को नीचे दो पार्टों में डिवाइड किया होगा, एक था क्रिस्टलीय रूप और दूसरा था अक्रिस्टलीय रूप। क्रिस्टलीय वाले पार्ट में हमने हीरा पढ़ लिया, ग्रेफाइट पढ़ लिया और फुलरिन पढ़ लिया है। अब बारी किसकी आनी चाहिए? अक्रिस्टलीय की आनी चाहिए। उसमें मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल्स बताए होंगे, जैसे कोयला, चारकोल, कोक, कार्बन ब्लैक आदि। उनसे अब क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आइए एक बार उनका जिक्र कर लेते हैं। बात हमें करनी है कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूपों की। किसकी बात करनी है? कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूपों की। अच्छा, अभी एक बात बताइए, ये अपर रूप क्या होते हैं? अपर रूप का मतलब ये होता है कि ऐसे पदार्थ होते हैं जो भौतिक गुणों में तो क्या होते हैं? समान होते हैं, यानी दिखने में तो लगभग समान होते हैं, लेकिन उनके जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो थोड़े क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। कभी भी अपर रूप की परिभाषा आपसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन बोर्ड पे लिखे हुए शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये शब्द लिखा है तो इसका अर्थ क्या है। इसलिए अक्रिस्टलीय अपर रूप जो होते हैं वो आपको मतलब लगना चाहिए कि हाँ, ये शब्द यहाँ पे लिखा है तो इसका अर्थ ये है। जैसे आपको अक्रिस्टलीय के बारे में पता है पहले से कि इसमें अणुओं का जो क्रम है वो सुव्यवस्थित नहीं होता है, इसलिए इसे हम क्या कह देते हैं? अरे क्या कह देते हैं? अक्रिस्टलीय कह देते हैं। और जिनमें सुव्यवस्थित होता है उन्हें हम क्या कह देते हैं? अरे क्या कहते हैं? अरे बोलो, क्रिस्टलीय कहते हैं। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। अक्रिस्टलीय अपर रूपों में मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे। क्या क्या एग्जाम्पल्स बताए थे? पहला बताया था कोयला। क्या बताया था? कोयला। अब कोयला सभी का देखा हुआ है, सब जानते हैं कोयले के बारे में कि कोयला होता है। पुराने टाइम में हमने एक परिभाषा भी सुनी हुई है कि हजारों करोड़ों वर्षों पूर्व पेड़ पौधे दब गए और पेड़ पौधों के दबने के बाद वो उच्च ताप पर जले होंगे, जमीन के अंदर धीरे धीरे वो ठंडे हो गए और धीरे धीरे उन्होंने कोयले का रूप ले लिया। अब एक बात बताइए आप मुझे कि एक तो होता है अपने घर का कोयला। घर के कोयले का मतलब ये है कि एक लकड़ी ली हमने, उस लकड़ी को हमने जलाया, जब वो जल गई तो उसका हमने या तो यूं करो कि उसके ऊपर पानी डाल दो तो वो कोयला बन जाता है। एक तो होता है वो कोयला। एक होता है खदान से निकलने वाला कोयला। जो कोयला खदान से निकलता है वो जो कोयला है वो उच्च ताप और उच्च दाब, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर सहन करके आया हुआ होता है। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर एक वस्तु उच्च ताप और उच्च दाब सहन करेगी तो उस वस्तु का जो भार जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि कण पास पास आ जाएंगे। कण क्या आएंगे? पास पास आ जाएंगे, और कणों के पास पास आने के कारण उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा, और घनत्व बढ़ जाने के कारण वो जो कोयला होगा वो क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। अब अपने घर का कोयला है, आप किसी के ऊपर फेंक के मारो, नहीं लगेगी, लेकिन खदान से निकले हुए कोयले की अगर आप किसी के सर में मार दोगे तो अगले का सर फूट जाएगा। तो कभी मारने का नहीं। ओके, कोयला अगर मिल भी जाए तो उसे काम में ले लेना, ठीक है। अब कोयला है, कोयला क्या क्या काम आ सकता है? तो आपका आंसर होगा सर कोयला तो जलाने के काम आता है। बेसिकली आगे कोयला एक जगह पे और काम आएगा, जहाँ पे हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे कोयला एक जगह पे और काम आएगा, लेकिन वो बात मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो हाइड्रोजन में बताऊंगा मैं आपको। अभी हम कोयले के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोयले के बारे में। तो परिभाषा कभी भी हमारे तो मतलब विज्ञान के अंदर तो आपसे नहीं पूछी जाएगी कि कोयला कैसे बना, क्या हुआ, लेकिन फिर भी बताना जरूरी था क्योंकि कुछ एक को नहीं पता होता है। अब कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? हमारा जो मेन टारगेट रहना चाहिए वो ये भी तो रहना चाहिए कि हमें क्वेश्चन सही करने हैं एग्जाम के अंदर। साथ ही साथ में हमें एक ऐसा काम और भी करना है कि हमारा साइंस पढ़ने का उद्देश्य है, दो उद्देश्य हैं। पहला और मेन उद्देश्य तो ये है कि हमें पेपर के अंदर क्वेश्चन सही करने हैं।
दूसरा, और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो भी है, दोनों भी एक दूसरे से कम नहीं है, कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इजी होना चाहिए, वो बदलना चाहिए। किससे? साइंस से। और सिर्फ साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका लाइफस्टाइल बदल सकता है, आपका रहने का ढंग और आपका खाने पीने का जो ढंग है। अब आपने कोयला देखा था इतने दिन, लेकिन अब कोयले का करना क्या है ये बात आज को पता चलेगी, ठीक है? मतलब आज है ना, आपको ये बात पता लग जाएगी। कोयला, देखिए कोयले की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली जो कोयले की अवस्था है वो कौन सी है? वो है आपकी पीट। पीट कोयले की टोटल 4 अवस्थाएं होती हैं। उन 4 अवस्थाओं में जो पहली अवस्था है वो कौन सी है? पीट। पीट जो कोयला होता है वो सबसे निम्न श्रेणी का कोयला है। किस श्रेणी का कोयला है? सबसे निम्न कह दो, घटिया कह दो, अपनी भाषा में कुछ भी कह दो, सबसे निम्न है और घटिया श्रेणी का कोयला है। ओके, ये तो हो गई इसके बारे में पहली बात। दूसरी बात, अब हमने ऊपर एक बात बोल दी कि कोयला तो भैया ये तो निम्न श्रेणी का है और ये घटिया श्रेणी का है। तो कोयले का भैया हमें पता कैसे चल गया कि ये निम्न श्रेणी का है, ये घटिया श्रेणी का है? एक इंसान का पता कैसे चलता है कि वो घटिया श्रेणी का है या वो उच्च श्रेणी का है? उसके व्यवहार को देख के पता चलता है, ना कि शकल सूरत देख के पता चलता है कि ये व्यक्ति अच्छा होगा। तो निम्न श्रेणी का कोयला है और घटिया श्रेणी का कोयला है। तो कोयले का हम एक ही काम करते हैं, अभी हमें एक ही काम आता है, क्या? कि कोयले को हम जलाएंगे। तो जला करके देखते हैं। कोयले को जलाने पर, क्या करने पर? जलाने पर। जलाने पर क्या करता है ये? जलाने पर ये एक तो ये काम करता है कि धुआं अधिक देता है। क्या करता है? धुआं अधिक देता है। अरे धुआं अधिक तो ठीक है, लेकिन ये ऊष्मा भी कम देता है। क्या करता है? ऊष्मा भी कम देता है। एक तो धुआं अधिक है, ऊपर से ऊष्मा भी कम, यानी कि एकदम ही गया गुजरा, कुछ नहीं है। ऊष्मा कम, आँख फूट जाएंगी अपनी लगातार अगर इसके संपर्क में रहेंगे तो कहने का मतलब ये है कि धुआं अधिक देता है और ऊष्मा क्या देता है? कम देता है। तो इसमें घटिया में कमी है क्या? घटिया ही है, तभी तो ऐसे काम करता है ये। घटिया नहीं होता तो अच्छे से मतलब आँच दे रहा होता या ऊष्मा दे रहा होता। तो धुआं अधिक देता है और ऊष्मा क्या देता है? ये कम देता है। लेकिन एक बात बताओ आप मुझे कि अगर आपको कोई कोयला दे दे, आपको ये बोल दे कि भैया ये पता करके बताओ कि ये पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमनी है या एंथ्रेसाइट है, तो आप क्या बताओगे? कि सर जला करके बता देंगे, अगर धुआं अधिक देगा और ऊष्मा कम देगा तो पीट है। तो अगला आपको ये कहने के लिए देगा कि भाई इस कोयले का पता करके मुझे वापस दो, तो उसे वापस क्या दोगे? तो जला के देखना, तो ये तो कोई चेक करने वाली बात नहीं हुई, कोई और मेथड लाओ, क्योंकि जला करके देखेंगे तो कोयला तो खत्म हो जाएगा। तो हमें जलाकर देखने की जरूरत नहीं है, और मेथड खोजने का प्रयास करो। और मेथड फिर ये बचता है कि आप इस पीट कोयले के अंदर कार्बन का प्रतिशत चेक कर लो कि कार्बन का परसेंटेज कितना है। तो जब हमने पीट कोयले के अंदर कार्बन की प्रतिशत मात्रा चेक करी, तो कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा आई वो कितनी आई? 60%। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीट कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? 60% होती है। यहाँ पर एक बात आप और भी लिख सकते हो कि पीट जो कोयला है वो कोयले की, किसकी? कोयले की प्रथम अवस्था होती है। क्या होती है? कोयले की प्रथम अवस्था होती है। अब कुछ एक विद्यार्थियों का मन कर रहा होगा कि सर आप इसका हमें रंग बताओ कैसा होता है। तो पीट कोयले का जो रंग होता है वो होता है हल्का भूरा। हल्का भूरा होता है, भूरा नहीं होता है। कैसा होता है? हल्का भूरा होता है। पीट कोयला कोयले की प्रथम अवस्था, सबसे निम्न घटिया श्रेणी का कोयला, जलाने पर धुआं अधिक ऊष्मा कम, कार्बन की प्रतिशत मात्रा 60%, रंग हल्का भूरा। ओके,
ये हुआ आपका पीट कोयला। अब दूसरा, कोयले की दूसरी अवस्था है, दूसरे कोयले का नाम है लिग्नाइट। क्या है? लिग्नाइट। लिग्नाइट जो कोयला है वो कोयले की दूसरी अवस्था है। सबसे पहले बात करते हैं, ये तो है, अब कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करके देखेंगे कि हो क्या रहा है, इस कोयले में और इस कोयले में अंतर क्या है। तो ये है कोयले की प्रथम अवस्था, ये कोयले की दूसरी अवस्था। सबसे निम्न घटिया श्रेणी का कोयला, और ये वाला जो कोयला है वो पीट की तुलना में क्या है, थोड़ा सा ठीक है, लेकिन कोई ज़्यादा ठीक नहीं है। जलाने पर धुआं अधिक, ऊष्मा कम, ये बात इसमें और इसमें क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन आप अगर लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो कि जब हम लिग्नाइट कोयले को जलाएंगे तो यह पीट कोयले की तुलना में हमें ऊष्मा अधिक देता है और धुआं कम देता है। किसकी तुलना में? पीट की तुलना में। इससे ज़्यादा आप इसमें कुछ नहीं लिख सकते। फिर अगर हम बात करें, इसमें लिखने लायक जो बात आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। कार्बन की प्रतिशत मात्रा, ये बात थोड़ी ठीक लगी मुझे, तो आप लिख लेना, लिग्नाइट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 67% होती है। ओके। फिर बात करते हैं कलर की, तो इसका जो रंग होता है, रंग कैसा होता है? इसका तो है हल्का भूरा, और इसका क्या होता है? भूरा। कैसा होता है? भूरा। अब मान लो पेपर के अंदर क्वेश्चन आ गया, भूरे रंग वाला कोयला कौन सा है? तो ये तो हल्का है भैया और ये ज़्यादा है, तो आप किस पे टिक करके आओगे? लिग्नाइट पे टिक करके आओगे। ओके। अब इसमें एक बात कुछ अलग सी है, वो बात अलग क्या है वो सुनिए। जब लिग्नाइट कोयला जलेगा तो यह जलने पर क्या देगा? लपटें देगा। क्या देगा? लपटें। लपटें जानते होंगे, जब आग लगती है तो उसके ऊपर कुछ एक मतलब छोटी छोटी आग लगी हुई सी प्रतीत होती है, ऐसे छोटे छोटे कण उछलते हैं आग के। तो उन छोटे छोटे आग के कणों को उछलना क्या कहते हैं? हम लपटें कहते हैं। जानते ही होंगे आप सारे लपटों के बारे में, तो लपटें आपने देखी भी होंगी। तो लपटें देता है, कब देता है? जब हम इसे जलाएंगे। ओके। लिग्नाइट कोयले की एक खास बात और है, क्योंकि प्रत्येक कोयले की अपनी एक दो खास बातें होती हैं जो एक दूसरे को अलग करती हैं। लिग्नाइट कोयले की खास बात क्या है? इसमें काष्ठ कोशिकाएं, क्या चीज़ है? काष्ठ कोशिकाएं। काष्ठ कोशिकाएं समझते हो? आपके घरों में गेट होंगे, अगर वो लकड़ी के हैं तो आपको उनमें दिखाई भी दे देगी। लकड़ी के जो गेट होते हैं उनके अंदर आप गौर करके देखना, ऐसे कुछ एक स्ट्रक्चर सी दिखाई देती हैं। तो ये कोयला बेसिकली है किस रंग का? भूरे रंग का है, लेकिन इसके अंदर लकड़ी वाली जो कोशिकाएं हैं वो आज भी वैसी की वैसी हमें दिखाई दे देती हैं। तो लिग्नाइट एकमात्र ऐसा कोयला है जिसमें काष्ठ कोशिकाएं इंसान को नग्न आंखों से दिखाई देती हैं, यानी कि हमें नग्न आंखों से दिखाई देती हैं। ये बात जो है वो लिग्नाइट कोयले को औरों से अलग करती है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? तो हमारा पीट कोयला हो चुका है और लिग्नाइट कोयला हो चुका है। आप इतना लिख सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं, साथ साथ में नोट्स बनाते जाना और साथ साथ में पढ़ते भी जाना। तीसरा कौन सा है? अब हम 3 नंबर पे आ गए हैं। 3 नंबर जो कोयला है वो है बिटुमनी। क्वेश्चन आने के जो चांस ज़्यादा बनेंगे वो बनते हैं एक तो पीट कोयले से और एक एंथ्रेसाइट कोयले से। बेसिकली लिग्नाइट और बिटुमनी से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको पढ़ने नहीं है, पढ़ने चारों हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो उनसे बनते हैं। ठीक है, तो बिटुमनी की बात करते हैं। बिटुमनी कोयले का एक अन्य नाम है, बहुत ही मज़ेदार नाम है इसका। इसका नाम क्या है? इसे कहते हैं भैया घर का कोयला। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं घर का कोयला।
ये अपने घर का कोयला है। क्या है? घर का कोयला। बिटुमनी जो कोयला है, अगर उसको पूछे आपका रंग कैसा है, तो इसका रंग होता है भैया काला। कैसा होता है? काला। काले में भी हल्का काला होता है इसका रंग। कैसा होता है? हल्का काला। फिर आगे यदि हम बात करें कि जो बिटुमनी कोयला है उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो इसमें कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है 80 से लेकर के 87%, 80 to 87% कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। बात करें जलाने की, तो इसे जलाने पर अब वही बात लिखनी है। अब इस बार कंपेयर किससे होगा? हमने 2 पढ़ लिए हैं तो हम उन्हीं के साथ इसका कंपेयर करेंगे। क्या लिखेंगे? बिटुमनी कोयले को जलाने पर यह पीट और लिग्नाइट की तुलना में ऊष्मा अधिक देता है और धुआं क्या देता है? कम देता है। धुआं कम और ऊष्मा अधिक। किन की तुलना में? अभी तक हमने 2 ही तो पढ़े हैं, तो उन्हीं से ही इसका कंपेयर करेंगे। तो पीट और लिग्नाइट, उनकी तुलना में ये क्या देगा? ऊष्मा अधिक देगा और धुआं क्या देगा? कम देगा। ओके, तो ये बात आप लिख ही लोगे। सबसे अलग बात जो है, जब हम बिटुमनी कोयले को जलाएंगे तो यह पीली ज्वाला के साथ जलता है। कैसी ज्वाला के साथ जलता है? पीली ज्वाला के साथ ये जलता है। बिटुमनी कोयला पीली ज्वाला के साथ जलता है। अब कुछ एक बोलेंगे सर याद नहीं रहेगा, तो याद रखने का भी तरीका एक बता देता हूँ। वैसे तो कोई तरीके काम नहीं करते याद रखने के, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो, आपको एक नाम दिखाई दे रहा होगा। क्या नाम दिखाई दे रहा होगा? ये बिट्टू। इसको बिट्टू मत पढ़ो, इसको पढ़ो बेटा। बेटा कहाँ का होता है? कहाँ का होता है? घर का ही तो होता है। बेटा कहाँ का होता है? घर का होता है। और जब बेटा जन्म लेता है तो बेटे की जो माँ होती है वो क्या ओढ़ती है? पीला ओढ़ती है। राजस्थान में ओढ़ती है ना क्या? पीला। पीला ही बोलते हैं ना उसे। हाँ, तो वही है ये। ओके, याद रह जाएगा। वैसे भी छोटे बच्चे का जो कनेक्शन होता है वो पीले रंग से कुछ ज़्यादा ही होता है, तो कैसे भी याद रख सकते हो ये। ओके, तो बिटुमनी कोयला कंप्लीट। अब चौथा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बचा है वो बचा है आपका कौन सा? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस जो बनते हैं वो इसी से बनते हैं। पीछे के एग्जाम्स के आप पेपर उठा के देख लो, उनमें एंथ्रेसाइट से भर भर के क्वेश्चन आए हैं। पिछली साल पिछली जो रीट का एग्जाम हुआ था उसमें भी एंथ्रेसाइट से एक क्वेश्चन आ रखा है, सबसे उन्नत किस्म का कोयला कौन सा है? तो उस कोयले का नाम क्या है? एंथ्रेसाइट है। तो इसके बारे में हम ये लिखेंगे कि सर्वाधिक उन्नत किस्म का कोयला। क्या लिखेंगे? सर्वाधिक उन्नत किस्म का कोयला। सर्वाधिक उन्नत किस्म का कोयला। दूसरी बात ये हम ये लिखेंगे कि यह कोयले की अंतिम अवस्था है। क्या लिखेंगे? यह कोयले की क्या है? अंतिम अवस्था होती है। एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है, मतलब इसकी जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। फिर पूछ लिया कि सर इसका रंग क्या होता है? तो इसका रंग होता है भैया काला, चमकीला, चमकता है। क्या करना है कि पड़का मारा है, तो काला और चमकीला इसका क्या होता है? रंग होता है। फिर बात करते हैं कार्बन की प्रतिशत मात्रा की। किसकी बात करते हैं? कार्बन की प्रतिशत मात्रा की। तो वो कितनी होती है? वो लगभग होती है 98%। कितनी होती है? 98%। अब मान लो पेपर में आ जाए कि एंथ्रेसाइट कोयले की मात्रा कितनी होती है और उसमें दे रखा हो 99%, तो आप ये बोल दो कि सर ने तो 98 ही बताया था, 99 तो हमें बताया ही नहीं। तो आप
आपको इतना बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एंथ्रेसाइट कोयले लास्ट जो सबसे अच्छी किस्म का कोयला होगा वो कौन सा होगा? एंथ्रेसाइट होगा। तो अगर ऑप्शन में 99 आ जाए तो मान लो 98 में आए, 4 ऑप्शन आ जाए, मान लो ये आ जाए कि पहला ऑप्शन ये है आपका कि 60% होती है, दूसरा ऑप्शन मान लो आपको ये दे दे कि भैया 87% होती है, तीसरा ये दे दे कि 67% होती है, और चौथा ये दे दे कि 99% होती है, तो आप कहाँ टिक मार के आओगे? यहाँ टिक मार के आओगे। ओके, तो अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को टैकल करना, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, सर्वाधिक उन्नत किस्म का कोयला भी इसे कहते हैं, अंतिम अवस्था है, रंग होता है काला चमकीला, और कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है 98%। इसकी जो सबसे खास बात है, बिटुमनी के साथ कंपेयर करके देखते हैं कैसे। ज्वाला, बिटुमनी कोयले को जलाने पर कैसी ज्वाला आ रही थी? पीली ज्वाला आ रही थी। लेकिन जब हम एंथ्रेसाइट कोयले को जलाएंगे तो यह कैसी ज्वाला के साथ जलेगा? नीली ज्वाला के साथ जलता है। कैसी ज्वाला? नीली ज्वाला के साथ ये जलता है। ओके, तो एंथ्रेसाइट जो कोयला है उसमें जो क्वेश्चन आने के टाइप्स जो हैं वो लगभग कंप्लीट हो गए हैं। इसी के साथ ये कोयला जो है वो मेरी तरफ से कंप्लीट है। ओके, तो कोयले के बारे में अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर जो नंबर हैं कोचिंग के उन पे आप कॉल करके अपने डाउट बता सकते हो, ताकि जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब एक्रिस्टलिया में एक पार्ट तो अपना हो गया है क्या? कोयला। अब दूसरा एक मैंने नाम लिया था, क्या नाम लिया था? दूसरा मैंने नाम लिया था चारकोल। पहले चारकोल की बात कर लें? नहीं, पहले कोक की बात करते हैं। एक लाइन में कंप्लीट, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन में कंप्लीट है। कोक जो है वो आपका एक लाइन याद रखनी है आपको, और कुछ बात याद नहीं रखनी है। इसमें क्या याद रखनी है? धुआं रहित कोयला। क्या? धुआं रहित कोयला क्या कहलाता है? कोक कहलाता है। क्या कहलाता है? कोक कहलाता है। एक प्रकार का कोयला ही होता है। कोयले का भंजक आसवन कराने के बाद जो पीछे बचा पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? कोक कहते हैं। जो बड़े बड़े महानगर होते हैं उनमें जो कारखाने लगे हुए होते हैं उनमें पहले हम कोयला काम में लेते थे, आजकल उस कोयले पे बैन लगा दिया। तो इसी के इलाज के लिए इस कोक की खोज हुई है, क्योंकि कोयला तो जलेगा लेकिन वो क्या नहीं करेगा? धुआं नहीं करेगा। अच्छा, पीछे उस एंथ्रेसाइट कोयले के अंदर एक बात ये और लिख लेना कि इसे जलाने पर सबसे अधिक तो ये देता है ऊष्मा, और सबसे कम क्या देता है? धुआं। धुआं तो बिल्कुल नए के बराबर देगा। ठीक है, तो धुआं रहित कोयला होता है। अच्छा, यहाँ पर इस धुएं से एक बात याद आ गई। जैसे मान लो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ एक ईंधन जब जलते हैं तब तो धुआं निकलता है, और कुछ एक ईंधन ऐसे होते हैं जो जलते हैं तो धुआं नहीं निकलता है। तो इसका रीज़न क्या है भाई? एक बार तो धुआं आता है और एक बार धुआं नहीं आता है, तो कारण क्या है? तो आइए उसको देख लेते हैं। आपने एक नाम सुना होगा दहन। क्या नाम सुना होगा? दहन। तो ये दहन जो होता है वो 3-4 प्रकार का होता है। जैसे कि एक होता है पूर्ण दहन। क्या होता है? पूर्ण दहन। एक होता है अपूर्ण दहन। तीसरा जो होता है वो होता है मंद दहन। कैसा? मंद दहन। और चौथा जो होता है वो होता है तीव्र दहन। दहन के कितने प्रकार होते हैं? 4। दहन का मतलब होता है जलना। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे आप, क्योंकि ये चीज़ इन सब के लिए ज़रूरी है और हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। और मैंने आपको कहा भी था कि हमें दैनिक जीवन से संबंधित भी चीज़ें पढ़नी हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो बन के आएंगे वो उन्हीं चीज़ों से बन के आते हैं।
किताबों की रटी रटाई चीज़ से कम, और आजकल के प्रैक्टिकली जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में ज़्यादा आने लगे हैं। तो इन चीज़ों को समझते हैं। पूर्ण दहन जो होता है, पूर्ण दहन का मतलब ये होता है कि ईंधन जब जलेगा तो उसके पीछे वो न तो देगा हमें धुआं, यानी कि धुआं भी और अवशेष दोनों ही नहीं बचेंगे। न तो धुआं बचेगा और न ही अवशेष बचेगा। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताऊंगा। जैसे अपने घर का जो सिलेंडर होता है उसमें भरी हुई एलपीजी गैस, जब एलपीजी गैस जलती है तो क्या हमारे रसोई घर में धुआं होता है? आपका आंसर होगा कि सर नहीं होता है। क्या अवशेष बचता है? कभी ऐसा हुआ है कि आपने गैस के ऊपर रोटियां बनाई, रोटियां बनाने के बाद आपने ये कहा कि आप तो खाना खाओ और मैं गैस के नीचे से राख निकाल रहा हूँ? तो ऐसा तो कोई जुगाड़ नहीं है। वो गैस ऐसा तो नहीं है ना कि उससे हम राख निकाल के आएंगे, वरना तो फिर वो उसका फ़ायदा ही क्या है। लेकिन चूल्हे के अंदर देख लो, चूल्हे के अंदर क्या होता है भाई, हम लकड़ियाँ देते हैं, गोबर के कंडे देते हैं, तो उससे क्या निकालते हैं? उसके बदले में अवशेष भी निकलता है, वो राख निकालते हैं। धुआं भी देता है, आंखें फूटती हैं, आंखों के अंदर धुआं चला जाता है, हालत बेकार। तो कहने का मतलब क्या है? अच्छा, उस चीज़ में मज़ा भी है, आंखें फूटो चाहिए, लेकिन सर्दी के अंदर है ना बड़ा मज़ा आता है उसके पास बैठने में। तो धुआं क्या है? धुआं नहीं आएगा। जहाँ पे धुआं नहीं आएगा, जहाँ पे अवशेष नहीं बचेंगे, वहाँ पे दहन कौन सा होगा? पूर्ण दहन होगा। अब आपके शायद समझ में आ रहा होगा। अपूर्ण दहन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे धुआं भी आएगा, अवशेष भी बचेगा। जैसे कि हमारे घर का चूल्हा, जो लकड़ियों वाला चूल्हा होता है, जो गोबर के उपलों वाला चूल्हा होता है, उसमें भी धुआं तो आता ही है। तो इसमें धुआं भी आएगा और अवशेष भी बचेगा। अब बच गए दो, एक बच गया मंद दहन, एक बच गया तीव्र दहन। तो मंद दहन का मतलब क्या होता है वो गौर लगा के सुनना। मैंने पहली क्लास में आपको एक बात बताई थी कि हमारे शरीर में ग्लूकोज बर्न होता है, और ग्लूकोज के बर्न होने के कारण हमें ऊर्जा मिलती है। तो जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे वैसे वैसे वो ग्लूकोज जो होगा वो बर्न होता जाएगा, क्योंकि कोशिका का जो ईंधन है वो किसे मानते हैं? ग्लूकोज को मानते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? मंद दहन। अब आपने श्वास लिया, श्वास लेने के बाद क्या हुआ? वो उस समय से कैसा ही था, लेकिन जब श्वास बाहर आएगा तो अपने नाक के आगे उंगली लगा के देख लो, वो कैसा होगा? गर्म होगा। तो वो गर्मी कहाँ से आई? वो गर्मी कहाँ से आई? मुंह में पानी ले लो, मुंह में पानी लेने के बाद थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि वो अपने आप गर्म हो जाएगा। तो वो गर्मी कहाँ से आई? तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है? मंद दहन हो रहा है। तो मंद दहन होता है। कैसा दहन होता है? मंद दहन। तो क्या मंद दहन को पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन कहते हैं? भाई अगर धुआं और अवशेष, यानी कि भाई हमारे अंदर से धुआं नहीं निकल रहा है, अवशेष भी नहीं बच रहा है ग्लूकोज का कोई, तो क्या ये अपूर्ण दहन है? तो वैसे टाइप तो अलग है, लेकिन हम इससे कंपेयर कर रहे हैं। मंद दहन अगर सोच के देखो, अपूर्ण दहन हो रहा होता तो हमारे कानों और नाक से तो धुआं निकलता और आंखों में हम राख निकाल के आते। अब जो आंखों में कीड़ आता है उसकी जगह क्या आ रही होती? राख आ रही होती। तो अलग अलग होता है, भगवान ने कुछ सोच समझ के बनाए हैं। मंद दहन बनाया है, अच्छा हुआ कि अपूर्ण दहन नहीं बनाया, वरना अंदर थेपड़ी डालनी पड़ती, खाने की जगह हम थेपड़ियाँ खा रहे होते। तो कहने का मतलब ये है कि ये कैसा दहन होता है? मंद दहन होता है। ओके, फिर बात करते हैं तीव्र दहन की। तीव्र दहन का मतलब ये होता है कि जो बम आपने देखे होंगे, बम विस्फोट, ऐसे रियल में नहीं देखे होंगे तो फिल्मों में देखे होंगे। बम विस्फोट जो होते हैं उसमें अचानक से दहन होता है, तो उसको बोलते हैं क्या? तीव्र दहन। तो ये दहन का जो टॉपिक है वो आपके समझ में आ गया होगा कि पूर्ण, अपूर्ण, मंद और तीव्र। तो इसके बाद इसका कभी भी जिक्र नहीं होगा, आपको इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें समझने की होती हैं। इन चीज़ों को आप माइंड में रख के चलो। तो वापस आते हैं, कोक जो होता है वो धुआं रहित कोयला क्या कहलाता है?
कोक कहलाता है। फिर अगला 3 नंबर पे हम पढ़ते हैं चारकोल के बारे में। चारकोल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें बड़े शानदार शानदार क्वेश्चन बनेंगे और बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन बनेंगे। चारकोल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आजकल तो आप चारकोल का उपयोग भर भर के कर रहे हो। इस महामारी के अंदर प्रत्येक आदमी ने चारकोल का उपयोग किया है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। चलो देखते हैं, नहीं किया है तो। और कुछ एक मेरे भाई जो कर रहे थे वो कर नहीं पाए बेचारे, अब देखेंगे क्यों नहीं कर पाए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनके साथ। चारकोल जो होता है, अब ये आपसे परिभाषा कोई नहीं पूछेगा कि कोक किसे कहते, कोक की परिभाषा बताओ, चारकोल की आप परिभाषा बताओ, नहीं आती है एग्जाम में। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे हमें बस उन्हीं पे फोकस करना है। तो चारकोल जो है, अब इतना तो आपको पता है कि इसमें कार्बन के सिवा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये कार्बन का स्वतंत्र रूप है। तो चारकोल का जो उपयोग है, चारकोल आखिर है क्या, ये मतलब सिस्टम क्या है, तो देखते हैं चारकोल को। तो चारकोल जो होता है उसे गैसों का सबसे अच्छा अवशोषक मानते हैं। क्या करते हैं? चारकोल को गैसों का सबसे अच्छा अवशोषक मानते हैं। अब गैसें जितनी भी होती हैं उनको चारकोल जो होता है वो सोख लेता है। इसका एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपने इस टाइप का एक पदार्थ देखा होगा, अब कुछ एक का तो मन भी कर रहा होगा, याद आया? हाँ, ये जो प्राणी है, इस प्राणी का नाम है सिगरेट। क्या नाम है इस प्राणी का? सिगरेट। तो अगर आप इसे काम में लेते हैं तो मेरी आपको ये राय है कि इसे काम में लेना छोड़ दीजिए, अच्छी चीज़ नहीं है। बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आई होप कि मेरे स्टूडेंट ऐसा नहीं करते होंगे। तो देखिए, ये जो सिगरेट है इसके आगे जो भरा हुआ पदार्थ होता है वो होती है तंबाकू। क्या होती है? तंबाकू। लेकिन ये जो पीछे लगा हुआ होता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिगरेट का फिल्टर। क्या कहते हैं? सिगरेट का फिल्टर। ये फिल्टर लगाने के पीछे एक उद्देश्य है। सबसे पहले तो जो सिगरेट की डिब्बी आती है उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं कि तंबाकू पीने से क्या होता है? कैंसर होता है। लेकिन हमें कौन समझाए? हमें तो कोई समझा ही नहीं सकता, हम नहीं समझेंगे, हम तो पिएंगे क्योंकि हमें पीनी है भैया। तो ये जो सिगरेट है, ये क्या है? ये जो सिगरेट है, ये अब आप रुक नहीं सकते तो कंपनी वालों ने क्या किया? एक इलाज कर दिया। इलाज क्या कर दिया कि ये जो पापी इंसान है जो सिगरेट पी रहा है, ये रुकने वाला तो है नहीं, तो इसकी सेहत का ये खुद तो ध्यान रखने वाला है नहीं, तो अपने एक काम करो, इसकी सेहत का ख्याल थोड़ा अपने करो। अब इसके जलने से जो जहरीली गैसें निकलेंगी, तंबाकू जलेगी तो जहरीली गैसें सीधी सी बात है कि निकलेंगी ही निकलेंगी। तो जहरीली गैसें जब निकलेंगी और निकलने के लिए ये इंसान का मुंह है इधर, तो इस मुंह के अंदर ये गैसों को खींच रहा है ज़ोर ज़ोर से, तो कुछ एक जहरीली गैसें इस फिल्टर द्वारा क्या कर ली जाती हैं? सोख ली जाती हैं। किसके द्वारा? फिल्टर के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये जो फिल्टर है ये किसका बना हुआ होता है? चारकोल का बना हुआ होता है। और चारकोल को क्या मानते हैं? गैसों का सबसे अच्छा अवशोषक मानते हैं। क्या मानते हैं? गैसों का सबसे अच्छा अवशोषक मानते हैं। एक ऐड आता है ना, एक्टिवेटेड कार्बन, ये है पॉन्ड्स वाइट क्रीम, एक्टिवेटेड कार्बन लगाइए पाइए गोरी त्वचा। तो एक्टिवेटेड कार्बन का मतलब ये है कि वो चारकोल की बात ही कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? चारकोल की। तो चारकोल हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में इसे कहते हैं एक्टिवेटेड कार्बन, सक्रिय कार्बन भी बोल सकते हो। तो ये जो कार्बन है यहाँ पे इसने लगा दिया, ये क्या है? ये मेरे भाई क्या है? ये है सिगरेट का फिल्टर। और सिगरेट का फिल्टर किसका बना हुआ होता है? चारकोल का बना हुआ होता है।
क्यों लगाते हैं? ताकि इससे निकलने वाली जहरीली गैसों का ये क्या कर सके? अवशोषण कर सके। समझ में आया? दूसरा उपयोग, चारकोल का एक उपयोग तो यही हो गया सिगरेट का फिल्टर बनाने में। और अगर पूछ लिया जाए और डीप में आ जाए कि इसके अंदर घुस के अगला पूछ ले, तो आप ये बता दोगे कि ये जो चारकोल है यानी कि सिगरेट का फिल्टर पेपर बनाने में कास्ट चारकोल का उपयोग होता है। किसका होता है? कास्ट चारकोल यानी कि लकड़ी के चारकोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोरोना वायरस के चलते हुए जो आप चेहरे पे मास्क लगा रहे हो, तो वो जो मास्क बनते हैं वो भी किसके बनते हैं? चारकोल के बनते हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि हमारे यहाँ पे चारकोल के मास्क नहीं आते होंगे, लेकिन अगर मास्क के अंदर चारकोल लगा हुआ है तो बाहर से आने वाली जितनी भी जहरीली गैसें होती हैं उनका वो अवशोषण कर लेता है। तो मास्क बनाने के लिए भी चारकोल का उपयोग होता है। हम तो कपड़े का भी यूज़ कर लेते हैं, कपड़ा आगे लगाओ कोरोना वायरस नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे गैसों का अवशोषण आपको दिखाई दे रहा हो तो वहाँ पे हम चारकोल का उपयोग करते हैं। तीसरा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चारकोल का ही उपयोग बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे अच्छा जो इसका उपयोग है समझने वाला है, वैसे ही जैसे आपने सिगरेट का फिल्टर समझा था वो भी ठीक वैसा का वैसा ही है। देखिए, थोड़ी हट के बात है लेकिन आपको समझ में आएगी, है वो इसी से संबंधित और बताना जरूरी भी है। ये मान लो है इसके अंदर पानी, क्या है? पानी। अब मैं आपसे एक सवाल करूँगा, हमें पानी कैसा पीना चाहिए, शुद्ध या अशुद्ध? तो ऐसा शायद कोई आदमी नहीं होगा जो ये कहेगा कि सर हमें तो अशुद्ध पानी पीना चाहिए। सब ये कहेंगे कि सर हमें तो शुद्ध पानी पीना चाहिए, हमें तो फिल्टर हुआ हुआ पानी पीना चाहिए, कैंट आरओ लगाओ पाइए शुद्ध जल, तो वो पीना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये जो कैंट आरओ वगैरह लगा रहे हो वो किसके लिए लगा रहे हो? वो लगा रहे हो आप शुद्ध पानी के लिए। किसके लिए लगा रहे हो? शुद्ध पानी के लिए लगा रहे हो। अरे सही है या गलत है? सही है। अब पानी जो है, मैं ये कह देता हूँ कि इस एक गिलास में पानी है और वो कैसा है? अशुद्ध है। कैसा है? अशुद्ध है। और आपको बड़ी प्यास लगी है, तो आप क्या करोगे? ये अशुद्ध पानी है। पहले तो मैं आपको ये पूछूंगा कि आप कौन से पानी को अशुद्ध कह सकते हो? आपने ये आइडिया कैसे लगाया कि ये पानी अशुद्ध है? तो कोई भी जो जल है वो 3 तरीके से अशुद्ध हो सकता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। जो पहला तरीका होता है वो ये हो सकता है कि उसमें कुछ धूल मिट्टी के कण हों। भी पानी है, पानी के अंदर धूल मिट्टी के कण हैं, तो जिस पानी के अंदर धूल मिट्टी के कण होंगे क्या वो पानी अशुद्ध नहीं होगा? बिल्कुल होगा। दूसरा, अगर उस पानी के अंदर जीवाणु हों तो भी पानी क्या होगा? अशुद्ध होगा। और तीसरा, कौन सा? तीसरा, उस पानी से अगर बदबू आ रही हो तो क्या वो पानी अशुद्ध नहीं होगा? तो आपका आंसर होगा कि सर बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर पानी कितने तरीके से अशुद्ध हो सकता है? 3 तरीके से। चौथा अगर आपके कोई माइंड में आ रहा है तो आप बता देना कि सर इस तरीके से भी हो सकता है। इन 3 के अलावा ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे पानी अशुद्ध होता हो। ठीक है, या तो उसमें धूल मिट्टी के कण होंगे, वो कण धूल के हो सकते हैं, मिट्टी के हो सकते हैं, कोयले के हो सकते हैं, वो कणों के अंतर्गत आ गए। वो जीवाणु, कैसा भी जीवाणु हो, बदबू आ रही हो। अब एक बात सोचोगे आप यहाँ पे, हम अभी मान लो मैं ये कह दूं कि सर इसमें हम कणों को हटा दें तो क्या पानी अशुद्ध नहीं रहेगा? तो अभी भी उसमें जीवाणु तो हैं, अभी भी उसमें बदबू तो आ रही है। इसका मतलब जब तक इन तीनों में से कोई भी एक इस पानी के अंदर रहेगा तब तक हम उस पानी को क्या नहीं कह सकते? शुद्ध नहीं कह सकते। तो अगर 3 तरीके हैं पानी को अशुद्ध करने के, तो पानी को शुद्ध करने के भी कितने तरीके होंगे? 3 तरीके होंगे। किसी एक को अलग कर देने से पानी शुद्ध नहीं हो जाता, तो तीनों के लिए हमें अलग अलग तरीके काम में लेने पड़ेंगे। तो अगर इस कण को दूर करना है तो हमें अलग तरीका काम में चाहिए, जीवाणु हटाने हैं तो एक अलग तरीका काम आएगा, और अगर पानी की बदबू हटानी है तो अलग तरीका काम आएगा।
अब यहाँ पर मैं आपके लिए ये दो जो है वो सस्पेंस में छोड़ता हूँ, एक एक कण वाला, एक एक जीवाणु वाला, क्योंकि ये अलग जगह पे आएगा और ये अलग जगह पे आएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, बदबू, पानी में आने वाली बदबू। और कहीं से भी अगर बदबू या खुशबू आती है, वो किसके कारण आती है? किसके कारण आती है? हमेशा ध्यान रखना, गैस के कारण आती है। किसके कारण आती है? गैस के कारण आती है। अब ऐसा तो है नहीं, मान लो हम बैठे होते हैं, बैठे बैठे कई बार क्या होता है कि नाक में अचानक से बदबू आने लग गई, तो बदबू आई तो नाक में कोई गैस गई होगी, एक रंगहीन गैस गई, वो हमारे लिए बदबू का क्या बनती है? कारण बनती है। अब ये थोड़ी है किसी ने नाक के अंदर ठोस पदार्थ डाला होगा, जैसे लकड़ी पड़ी हो, मान लो ये मार कर नाक में घुसाओ, भैया सूंघ के बता कैसा है, ऐसा तो नहीं है ना। कमरे के अंदर खुशबू आ रही है, आहा क्या बात है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कैसे पता चला? कमरे के अंदर आते ही जैसे ही हमने श्वसन क्रिया के लिए श्वास को अंदर लिया, तो श्वास के साथ वहाँ जो भी गैस थी वो नाक के माध्यम से कहाँ चली गई? अंदर चली गई। और हमें किसका अंदाज़ा हुआ? खुशबू या बदबू का अंदाज़ा हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर चाहे बदबू आए चाहे खुशबू आए, किसके कारण आती है? हमेशा गैस के कारण आती है। और गैसों का सबसे अच्छा अवशोषक किसे मानते हैं? अभी बताया था, चारकोल को मानते हैं। तो अगर पानी में बदबू आ रही है और उस बदबू को दूर करना है, तो पानी के अंदर हमें क्या डालना चाहिए? आपका आंसर होगा कि सर चारकोल डालना चाहिए। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? तो चारकोल कह दो या एक्टिवेटेड कार्बन कह दो, एक ही बात है। ओके, तो आपका ये जो चारकोल है ये कंप्लीट। तो अब इसमें आपका एक रह जाता है क्या? कार्बन ब्लैक। आइए उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। चौथा, कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक को एक बोलते हैं काजल। क्या बोलते हैं? काजल बोलते हैं। काजल तो आपने डाला ही होगा कभी ना कभी आंख में। आजकल तो बहुत सारे चलते हैं, जैसे आईलाइनर वगैरह बहुत सारे आ गए, लेकिन काजल की होड़ किसी से नहीं होती, जो हम बचपन में लगाया करते थे। दादी माँ आँख में लगा करके ऊपर माथे के ऊपर टीका भी लगाती थी काला, मेरे बेटे के नज़र न हो जाए। तो बेटे के नज़र तो ऐसे भी नहीं होनी है, क्योंकि नौकरी नहीं लगेगा तब तक नज़र नहीं पड़ेगी किसी की, और जब तक नज़र नहीं पड़ेगी तब तक नज़र तो हो ही नहीं सकती। तो कार्बन ब्लैक या फिर क्या कह दो, काजल कह दो, एक ही बात है। कार्बन ब्लैक कहाँ काम आता है? कहाँ काम आता है सोच के बताओ। पहले दिन मैंने आपको एक बात बताई होगी कि मान लो मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैंने मार्कर को यहाँ चलाया और मार्कर को चलाते ही यहाँ पे काले काले रंग का एक पदार्थ आ गया, हमें नहीं पता ये क्या है। तो बताइए ये काला रंग कहाँ से आया? तो उस दिन तो हमने आंसर नहीं दिया था, लेकिन आज उस क्वेश्चन का आंसर आ गया है आपके सामने, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्बन ब्लैक पढ़ रहे हैं। तो कार्बन ब्लैक का हम उपयोग करते हैं किसके निर्माण में? काली स्याही के निर्माण में। कैसी स्याही के निर्माण में? काली स्याही के निर्माण में। किसका उपयोग करते हैं? कार्बन ब्लैक का या काजल का उपयोग करते हैं। और उपयोग कहाँ करते हैं? सौंदर्य निर्माण में। कहाँ करते हैं? सौंदर्य निर्माण में। पहले हम जब छोटे थे तो आँख में काजल डाल के जाया करते थे, क्योंकि मम्मी सौंदर्य निर्माण करके भेजती थी कि मेरा बेटा या बेटी अच्छी दिखेगी, सुंदर दिखेगी, क्योंकि काजल है। और जैसे ही टीचर के डंडे पड़ते थे तो वो सौंदर्य जो आ जाता था, वो कहाँ आ जाता था? यहाँ तक आ जाता था। फिर उसके जैसा सुंदर कोई नहीं दिखता था, वो एक अलग ही मतलब प्रतिमा सी बनी होती थी। आजकल हम देखते हैं ना छोटे बच्चों को, उनका भी यही हाल है। तो सौंदर्य निर्माण जो था वो उस टाइम में सौंदर्य बिगड़ जाया करता था, लेकिन काजल का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है? सौंदर्य निर्माण में भी होता है, काली स्याही के निर्माण में भी होता है। फोटोकॉपी मशीन, क्या चीज़ है? फोटोकॉपी मशीन। फोटोकॉपी मशीन में भी किसका उपयोग होता है? कार्बन ब्लैक का उपयोग होता है।
तो इसके साथ ये जो कार्बन के अक्रिस्टलीय वाला जो पार्ट है वो आपका कंप्लीट होता है। और अगर आपका मन कर रहा है कि वो एक शायद कोलतार है, तो कोलतार कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसके एक आधा उपयोग हैं वो आपको पता भी हैं। सड़क के निर्माण में उसका उपयोग होता है, और कुछ एक औषधियों के निर्माण में भी कोलतार का उपयोग होता है। उससे कभी भी कोई क्वेश्चन बन के नहीं आते हैं, इसलिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इससे आगे जो अपना पार्ट रहेगा, तो स्वतंत्र रूप में क्रिस्टलीय वाला और अक्रिस्टलीय वाला दोनों कंप्लीट हो गए हैं। इसके आगे जो अपना पार्ट रहेगा वो कौन सा रहना चाहिए? कार्बन का यौगिक रूप रहना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करते हैं। आप अपना ध्यान रखेंगे, घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जय श्री श्याम।